पढ़े थे कल हम लोग, कहाँ तक पढ़े थे? गेट आप लोग ऑन क्यों? आओ जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी। हम लोग कहाँ थे? कल हम लोग ये टॉपिक को छोड़ दिए थे और आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। वाणिज्य केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्य केंद्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। आप बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था? बोलिए कोई बताइए कोई। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वह नगर जहां के सीमा पर्वतीय क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी थी तथा जहां पर नील, गन्ना, कपास का उत्पादन होता था, प्रमुख वाणिज्य केंद्रों के रूप में विकसित होते चले गए। ये कुछ कुछ उद्योग की बात करेंगे जहां जहां नील की खेती, गन्ना का, कपास का ये होता था, वहां पर वाणिज्य केंद्र बनते चले गए। ये सब जितना भी चीज देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, है ना। गन्ना को छोड़कर, गन्ना और नीली सब छोड़, कपास ये सब पहाड़ी क्षेत्र में भी उगाया जाता है। तो जितना भी आपको क्या बोला है इसमें, सीमा पर्वतीय मतलब पर्वतीय क्षेत्र वाले जितने भी क्षेत्र थे वहां पे जहां ये सब उत्पादन हुआ वहां पर क्या हो गया, वाणिज्य केंद्र बन गया। आप बताइए तो भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र। और गन्ना बोलिए? उत्तर प्रदेश। चाय? असम। कॉफी? कर्नाटक। कल ही बताते। मसाला? मसाला कहाँ? केरल। ठीक है। ये विकसित हो गए। बड़ी संख्या में व्यापारी व अन्य कर्मी इस स्थान पर आकर बसने लगे। जहां पर इंडस्ट्री की स्थापना होगा, कंपनी की स्थापना होगा, वहां पर बहुत क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहां पर आकर बसेंगे, रहेंगे। ये तो फिक्स है। जहां इंडस्ट्री रहेगा वहां लोग जाके बसेंगे ना जी, बिल्कुल बसेंगे। क्रम इन स्थानों पर आकर बसना आरंभ कर दिए। समय के साथ यहाँ परिवहन के साधनों जैसे रेल, सड़कों का विकास हुआ। केंद्रीय बाजार स्थल, गोदाम आदि भी विकास यहाँ पर होने लगा। अब मान लीजिए कहीं चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर ले जाने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई परिवहन चीज चाहिए ना जी, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम चाहिए ना। तो रेल की स्थापना किया गया, रेल का स्थापना किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, है ना। और भी गोदाम का निर्माण किया गया। बिहार में भी एक गोदाम बनाया गया था 1786 में, जिसका नाम है गोलघर। 195 लगभग सीढ़ियां है इसमें। गोलघर कभी चढ़ी है? कूदी है? अच्छा लगा है ना? चढ़ के कूदे हैं? गोलघर पे चढ़ी नहीं तो कूदी है क्या? कूदना नहीं है। ये भी एक गोदाम है। 1999 में इसको बंद कर दिया गया। पहले अनाज रखा जाता था। 1784 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। 1784 में मतलब उसके पहले बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, जिसके सूखा पड़ गया था। बाढ़ आया था, सूखा नहीं। मतलब समझिए कि इस स्थिति खराब हो गई थी। इसलिए 1784 में कुछ अनाज को स्टोर करने के लिए कुछ दिमाग में लाया अंग्रेजों ने, और 1786 में एक गोलघर बनाया। 1784 से काम स्टार्ट, 86 में बनकर तैयार हो गया था गांधी मैदान में। ये गांधी मैदान को पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। पटना लॉन, क्योंकि यहाँ पर लोग ना, ये अंग्रेज सब खेलता था, वो गोल्फ खेलता था, इसीलिए उसका नाम था। फिर बाद में इसका नाम पड़ गया बांकीपुर। फिर गांधी जी आए थे हमने यहाँ बिहार में, ठीक है, तो आए ना, तो इन्हीं के नाम पर पड़ गया था गांधी मैदान। समझे? 62 एकड़ में फैला हुआ है गांधी मैदान। देखें गांधी मैदान बहुत बड़ा है, 62 एकड़ में फैला हुआ है, तो ज्यादा ही बड़ा है। समझे? तो चलिए यहां तक समझे कि नहीं? ये सब समझे। रेलवे का निर्माण किया गया। रेलवे का निर्माण कब हुआ जी? बताइए आप लोग। भारत में सबसे पहले रेलवे का निर्माण कब हुआ, ये पता है क्या?
ये पढ़ना। उपनिवेश। भारत में रेलवे का निर्माण कब स्टार्ट हो गया? किसके समय में रेल आया था भारत में? लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1800, बोलना जी, यही है। 16 अप्रैल 1853 को आया था ना रेलवे। रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी को देखी हो? नहीं देखी हो? कैसे देखोगे, वो तुम्हारे काल के हिले नहीं है। लॉर्ड डलहौजी कहाँ बूढ़ा आदमी है, तुम कहाँ और बूढ़ी। इस प्रकार के इन नगरों में तीव्र व्यापारी का विकास होने लगे। अब जहां जहां पर इंडस्ट्री होने होगा, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा वहीं पे इंडस्ट्री है, वहां लोग भी हैं, तो वहां व्यापार तेजी से बढ़ेगा कि नहीं? बहुत तेज से व्यापार होने लगा। मिर्जापुर नामक पुराना नगर कपास व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार नागपुर, बेरार, बनारस, आगरा, कानपुर भी तीव्र व्यापारी केंद्र गतिविधि बन गया था। व्यापार की गतिविधियां ये बन गया था आपको इन सब क्षेत्र पर। बेरार देखो तो कहां दिया, ये एमपी साइड में पड़ता है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बनारस का नया नाम क्या है जी? इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम बोलिए, बोलिए। प्रयागराज। इलाहाबाद का। बनारस तो आप लोग जानते हैं सब उत्तर प्रदेश में है ना, ये महाराष्ट्र में नागपुर, ये बाकी सब क्या, ये बनारस हो जाएगा, ये आगरा। आगरा की स्थापना किसने किया था? 1504 में आगरा की स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी को चिंती हो? नहीं चिंती हो? आप चिंते हैं? सिकंदर लोदी जो था ना, बहलोल लोदी का पुत्र था। नाम सुने होंगे, बगले में पड़ता होगा, घर के बगल में रहता होगा, सुने हैं? बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी जो था बहलोल लोदी का पुत्र था। और सिकंदर लोदी के बेटवा का नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। नाम सुने हैं? नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। 1504 में आगरा की स्थापना हुआ था। कौन के साथ? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बहुत खचरा, सिकंदर लोदी जो था ना बहुत खचरा शासक था। वो हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था, नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया था और दे दिया था कसाईयों को मांस तौलने के लिए। गधा था वो, लास्ट में गले की बीमारी के कारण चल गया तेल बेचे। मंदिर तोड़वा के दे दिया था कसाई लोग को, मस्जिद के सीढ़ी पर लगा दिया था कि पैर से सब इसको मार मार के चढ़ चढ़ के जाएगा सब। गधा कहेंगे, एकदम बैले था ना जी। अभी रहता तो खेत जोतवाते हमने, सब बैल था ना। चलिए, नियोजित नगर की बात कर रहे हैं हम लोग। हिंदुओं पर पहले बहुत अत्याचार हुआ है, मुस्लिमों ने बहुत किया है। जैसे औरंगजेब तो एकदम ऑर्डर दे दिया था जितना भी हिंदू मंदिर है अपने शासनकाल में सबको तोड़ दिया जाए। बताओ गलत है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोजित नगर, ये नगर योजनाबद्ध रूप से विकास किए गए। लगभग सभी नगरों के मुख्य मार्ग रेलवे लाइन अथवा नदियों के समीप विकसित की गई थी। जितना भी व्यापार था ना, मतलब व्यापार कंपनी हो गया या कोई भी चीज का निर्माण, तो वो नदियों के किनारे होता था ताकि वहां से नदियों से आसानी से पानी मिल सके। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने किया था, गंगा और सोन के संगम पे। पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है? पटना। क्या नाम है? पटना। पटना देखी हो? कहाँ है? कहाँ है बोलिए? सोच रहे कहाँ है? अरे आप जहां रह रहे वही पटना है, समझे? तो नदियों के समीप बनाए जाते थे। नदी के समीप क्यों बनाए जाते थे पता है? ताकि वहां से जल को आसानी से ले सकते हैं, कचरे को उसी में डाल दे। ये बगल में नहर बना था, नहर है, नाला है ना, नहर पहले बना था। नहर है ताकि लोगों सिंचाई यहाँ कर सके, लेकिन इंडस्ट्री लग गया, लोग यहाँ रहने लगे, इंडस्ट्री से लोगों के घरों से कचरा निकले,
आज नहर बन गया नाला। भैया पहले नहर था, अब नाला हो गया है। पहले हमनी जैसन था और फिर हमनी जैसा नहीं हो गया। क्या वो बेचारी सोच रही है। कोई बात नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है ना। गोरा है तो गुमान कर रही हो। गाना सुनिए ना, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। चलिए, नदियों की बात हम लोग देखें यहाँ पे इस सब का। रेलवे का निर्माण इसलिए, पता है रेलवे लाइन, रेलवे का निर्माण क्यों किया गया था? ताकि एक ही बार में बहुत सारे सामान को लेकर ढोके जा सके। रेलवे से देखते हैं बहुत सारा सामान चल जाता है। आप पटना तो गया इंटरसिटी में चढ़िएगा, ओकरा में बकरी, घास फूस, साइकिल, दही दूध सब लदले रहता, आदमियों लद जाता है। आप देखे होंगे, आप गए कि नहीं कभी? आप लोग जाइएगा देखिएगा। तो रेलवे लाइन की स्थापना रेलवे इसलिए लाया गया ताकि अंग्रेज एक ही बार में बहुत सारे सामान को लाद दे और लादने के बाद बंदरगाह के पास ले जाए, बंदरगाह से कहाँ चल जाए, यूरोप में लेके चले जाए। इसलिए रेलवे से एक बार में बहुत सारा सामान जा सकता है कि नहीं? जा सकता है कि नहीं? ट्रक से जितना जाएगा उससे ज्यादा रेलवे से चला जाएगा, है कि नहीं? अब बहुत जल्दी भी जाएगा। ट्रक जल्दी जाएगा जी नहीं, कहीं जाम मिल जाएगा, कभी ये वो, है कि नहीं? ट्रेन को जाम मिलता है कि नहीं? नहीं, जाम उसको कहाँ से मिलेगा जी? क्या अभी जाके हाथ रखो, हो रुका हो ट्रेन वाले, ठोक के चल जाएगा। चलिए, तो रेलवे आपको बताए ना, इन नगरों तक सरकारी अधिकारी, व्यापारी व लोग सुगमता पूर्वक पहुंच सकते थे। ये सब की स्थापना जब कर दिया गया तो लोग आसानी से यहाँ पहुंच सकते थे कि नहीं? बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते थे। आज भी हम लोग आसानी से हर जगह जा सकते हैं कि नहीं? ये बताइए, जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। पता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया तो कहा गया था कि इसकी खंडपीठ की स्थापना हर यानी ब्रांच इसका खोला जा सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश इसका निर्णय देते हुए कहें कि नहीं, इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई आसानी से दिल्ली पहुंच सकता है। दिल्ली दूर है जी, अब दिल्ली दूर है, बगल में तो है, बगल में नहीं है। अरे आप प्लेन पे चढ़िएगा तो आपको तो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा शायद जो भी लेगा पहुंचा देगा। 1 से 1.5 घंटा ढेर ज्यादा है। अब आप साइकिल लेके चल जाइएगा तो वो भले आपके लिए दिक्कत है। साइकिल से नहीं जाना है दिल्ली, साइकिल से जाइएगा, है ना। चलिए, व्यापारी यहाँ पे देखिए पहुंच सकते थे, साथ ही आवश्यकता अनुसार यातायात के साधनों को चुनाव भी कर सकते थे। आज हम लोग चुन सकते हैं कि नहीं? आपको कहीं जाना है तो आप लोग चुनते हैं ना जी, कोची से जाएंगे, टेम्पो से जाएंगे, टोटो से जाएंगे, टोटो, अरे हो हवाई, हाँ, या फिर ऑटो से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रक से जाएंगे, पैदले जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो आप चुनाव करते हैं कि नहीं? अब आपको कुर्जी मोड़ जाना होगा तो आप ट्रेन से आसानी से जा सकती हैं, जा सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, अभी ट्रेन कुर्जी मोड़ कैसे जाएगा जी? नहीं जा सकता है। ब्रिटिश काल में विकसित होने वाले इस प्रकार के नियोजित नगर, दिल्ली महत्वपूर्ण नगर था। इस समय अभी उस समय भी दिल्ली महत्वपूर्ण नगर था और आज भी महत्वपूर्ण नगर है। पता है दिल्ली में बहुत कम जनसंख्या थी पहले, लेकिन दिल्ली में हर चीज की स्थापना होने लगा, जैसे संसद भवन का मेन हेडक्वार्टर वहां खोलने लगा। अब इतना ज्यादा हो गया ना उसका जनसंख्या कि दिल्ली को ना उत्तर प्रदेश अगल बगल से काट काट के दिल्ली में मिला लिया गया। दिल्ली में बहुत जनसंख्या है, लेकिन दिल्ली बहुत अच्छा, आप लोग घूमे जाइएगा ना, बहुत मजा आएगा। कभी जाएंगे नहीं दिल्ली? करा चोर बाजार यही देखे जाएगा, देख लो सब यहाँ जाएगा, लाल किला देखे और कहेगा चोर बाजार ले चलिए। रेलवे इंजन, सॉरी रेलवे जंक्शन। अंग्रेजों ने रेलों का निर्माण संसाधनों में समृद्ध क्षेत्रों में पतनों व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने के लिए, अभी बताए थे। पतन मतलब बंदरगाह जहां पर नाव रुकते हैं। अब बताइए यूरोप आपको जाना है तो यूरोप ट्रेन से जाइएगा? ट्रेन का कोई मार्ग नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी आपको इंग्लैंड जाना है तो ट्रेन से जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो किसी भी माध्यम से आप जा सकते हैं, एरोप्लेन के माध्यम से या जहाज के माध्यम से। तो रेलवे का अंग्रेजों ने निर्माण इसलिए किया ना कि ताकि उसको फायदा हो सके,
एक बार में सब सामान को लाद दिया और लेके चल गया बंदरगाह के पास। अब बंदरगाह से क्या किया, उठाया सामान और डाल दिया, लाद दिया किस पे, शिप पे, और फिर वहां से चला गया जहां ले जाना है। ऐसे इसलिए रेलवे को लाया अंग्रेज वंश। अंग्रेज सब हम लोग के लिए नहीं लाया। पहले रेल गजब था, पहले का ट्रेन चलते चलते रुक जाता था। हाँ, लकड़ी के पहले बनता था। हाँ, बहुत स्पीड नहीं, आप दौड़ के भी पकड़ सकते थे, इतना स्पीड नहीं था, बहुत कम स्लो था। आप स्पीड दौड़ जाइएगा ना तो आप ट्रेनों से आगे जा सकते थे। एकदम धीरे धीरे चलता था, एकदम धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, तो मालूम है, रेल पटरियों के किनारे अनेक नगर बसने लगे। अब रेल का निर्माण, रेल पटरी बना दिया जाएगा, रेल का निर्माण कर दिया जाएगा रेलवे का, तो वहां पर अनेक नगर बसने लगेंगे। देखते हैं रेलवे किनारे सब नगर बसने लगता धीरे धीरे। देखे थे जेपी सेतु का निर्माण जब नहीं हुआ था तो कोई आने जाने का कोई साधन नहीं था जी, वो पट्टी से ही पट्टी। लोग सोचता था नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सोचता था लोग, क्योंकि गांधी सेतु से लोग जाना रहता था सभी को, नहीं तो नाव से जाइए। अब जेपी सेतु का निर्माण हो गया तब पूरा देखिएगा दुकान है, पूरा नगर एकदम नगर टाइप से बस गया है। वहां पे जमीन महंगा हो गया है कि नहीं। छोटो खिलाएंगे, रुक जाओ। मुगल सराय, जमालपुर इस प्रकार के नगरों का उदाहरण है, सब उदाहरण है इसके। रेलवे का जब निर्माण होने लगा, ट्रेन का पटरी जब बिसने लगा, तो ये सब क्या हुआ, नगर भी बसने लगे, जिसका उदाहरण भी दिया गया। समझे समझे। उसको भूख लगा, रुको रुको, हम रखे हुए हैं चावल दाल। नहीं, नेल खा रही थी ना, धन से हमको लगा कुछ भूख लगा। सेना स्तरीय नगर है। चलिए, विदेशी हमलों व आंतरिक विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सेना को अलग अलग स्थानों पर कार्य करना पड़ता था। विदेशी हमला नहीं हो, अब विदेशी हमला आक्रमण कर सकता है ना, विदेशी कोई आया और अंग्रेजों पर आक्रमण कर देगा, या हम ही लोग उद्देश्य हमारे अंदर मतलब आंतरिक लोग मतलब जो भारत में रह रहे वही विद्रोह करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अंग्रेजवन जो था ना, वो अपनी सेना को अलग अलग स्थान पर रखता था ताकि विद्रोह को दबाया जा सके, बाहरी आक्रमणकारियों से बचा जा सके। अलग स्थानों पर रखना पड़ता था। सेना के शिविर क्षेत्र में धीरे धीरे नगरों में परिवर्तन होने लगे। सेना का जो शिविर समझता है ना, जैसे सैनिक उन्हीं को देखते हैं, सैनिक उन्हीं को भारत सरकार जब उतारती है किसी कारण से, तो वो लोग अपना शिविर लगाते हैं जहां रहते हैं। कैंप, हाँ कैंप इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो वहां भी धीरे धीरे लोग बसने लगे, सेफ्टी महसूस करने लगे। क्या सेना उना जहां रहेगा तो वहां सेफ्टी महसूस होगा। पहले सेफ्टी नहीं था अंग्रेजों के समय में, अब तो सेफ्टी है ना। तो लोग क्या हुआ, बसने लगे। बसते क्या हो गए, नगर बन गया। जैसे अंबाला और मेरठ, ये सब क्या है, ये अंबाला और मेरठ क्या है, एक नगर का उदाहरण है जो सैनिकों के रहने के कारण ही यहाँ पर ये विकसित हो गया है ना। अंबाला कहाँ पड़ता है जी, बोलिए, अंबाला कहाँ पड़ता है, पंजाब में। अब मेरठ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। मेरठ का नान खटाए नहीं खाइए, मेरठ का मशहूर नान खटाए। पापा हमको मेरठ का नान खटाए दिला दो। मेरठ, यही मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था ना। पर्वतीय नगर की बात करें, पर्वतीय नगर मैदानी क्षेत्रों की उष्ण व आर्द्र जलवायु से दूर रहकर आराम फरमाने के उद्देश्य से अंग्रेज ने पर्वतीय क्षेत्रों में कई नगरों का विकास कर। जैसे देखते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा मतलब इस पहले की था, अब तो बड़े न हो गए, अब तो दही बड़ा हो गए हैं। क्या पहले छोटा छोटा लोग थे तो हम लोग के स्कूल की छुट्टी होता था, घूमने उमने के लिए कहीं क्षेत्र में चल जाते थे ना आप लोग। उसी प्रकार से अंग्रेजवन जो था ना, मैदानी क्षेत्र में रहता था, प्लेन एरिया में रहता था, लेकिन कभी कभी जलवायु इसको सुटेबल नहीं खाता था, इसलिए पहाड़ी इलाके में जाकर रहता था। अब पहाड़ी इलाका में जब रहने लगा आराम करने के लिए, घूमने के उद्देश्य से, तो वहां भी लोग क्या हुए, रहना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे नगरों का स्थापना हो गया। ये नगर हिल स्टेशन के नाम से जाना गया।
एकदम बर्फबारी होते रहती है हिल स्टेशन पे। हम तो जाएंगे एक दिन वहाँ हिल स्टेशन पे, हम बर्फ लिया के एकदम खाएंगे घड़े क्या है, पिघल जाएगा रोजे खा जाएंगे। जैसे शिमला, शिमला आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल, मंसूरी, मसूरी, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ये सब क्या है आपको, यही सब उदाहरण है, इसको उदाहरण है पर्वतीय क्षेत्र के नगर, समझे। पर्वतीय क्षेत्र पर बसा हुआ, पर्वतीय क्षेत्र पर इसे बसा, हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं। माउंट आबू, हाँ माउंट आबू भी आप जा सकते हैं, पहाड़ है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, अरावली, अरावली के ऊपर है ये, आप इसमें जा सकते हैं। दार्जिलिंग जा सकते हैं, दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। चाय के एकदम हरी हरी बागान दिखाई देगा वहां पे, अब बर्फ गिरते रहेगा, कितना मजा आएगा ना। हमने सब कहे ले ले पटवा, दो चार को ले ले, घर दिखावल लेते हैं ना। हम लोग कहाँ ये सब, हम लोग कहाँ जाएंगे क्या, हम लोग को पढ़ने से तो छुट्टी नहीं है, छुट्टी है पढ़े से, दिन भर पढ़ता ही रहता है, छुट्टी ना है तुमका, दिन भर घूमता है, छुट्टी नहीं है, बता, दिन भर पढ़ता है, वाह, दिन भर, दिन भर पढ़ता, उसके बाद बताइए इधर बोलिए, टॉपिक का नाम बोलिएगा, नीचे ये बोलिए, ये चलिए, अच्छा टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कौन कितना नाला में है, सॉरी कौन कितना पानी में है। उपनिवेशिक नगर, उपनिवेशिक नगर, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, अरे बेंच रखा हुआ है, सब निकाला नहीं, बेंच तो रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ ना। उपनिवेशिक नगर, उपनिवेशिक नगर व्यापारिक नगरों को पूर्णतः भिन्न है, उपनिवेशिक नगर व्यापारिक नगरों से पूर्णतः भिन्न है, ये अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। परंपरागत नगरी केंद्र, परंपरागत नगरी केंद्र, पुराने भारतीय नगर संघनन आबादी वाले क्षेत्र होते थे। 1 नवंबर से 1 मार्च आप लोग का क्लास 9th का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्च से 10th का स्टार्ट हो जाएगा, 1 मार्च से आपका 12th का भी, 11th 12th का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 1 मार्च से कंपटीशन में नए नए बैच आ जाएंगे, तो जो भी होंगे पढ़ने वाले, अगल बगल पड़ोसी, भैया भाभी भौजाई, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी होंगे आ जाइएगा पढ़ने के लिए। परंपरागत नगरी केंद्र, पुराने भारतीय नगर संघनन आबादी वाले क्षेत्र स्थान होते थे। पुराना जगह सबसे, वहां लोग रहेगा कि नहीं, जहां जैसे मान लीजिए कि नया कुर्जी बसेगा, देखो अब तो यहाँ बस नहीं सकता, पॉसिबल है जी, अब जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहीं है जगह, तब जगह नहीं है, लोग अपने में लड़ने लगता है। अब कहानी खत्म हो गया इस एरिया का, बहुत ज्यादा यहाँ पर विकसित हो गया है, तो कहीं नगर, नई नगर का स्थापना किया जाए, कुर्जी 2, तो अब बताइए वहां की जनसंख्या ज्यादा होगी कि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगा। पुराने नगरों में नए बहुत सारे लोग बसते हैं, अब पुराने नए वाले में तो धीरे धीरे ना बसेंगे जी, पुराने वाले तो पहले से बसा हुआ है। नगर सामान्यतः चारों ओर से किले की दीवारों से घिरे होते हैं, नगर जो होता है ना चारों ओर से आपको किला से घिरा होता है। केसरी फिल्म देखे हैं, उसमें देखे होंगे, उसमें दिखाया होगा। बाहुबली फिल्म देखे हैं, सबसे अच्छा बाहुबली आप देखे हैं, उसमें एगो नगर बनाता है अपने से, सभी सब मतलब नगर नहीं, अपने से एगो दुर्ग बनाता है, सब देखते हैं, वो हाथ में वो कोचित ले रहता है सब, हाँ जो भी ऐसे ना रहता है ना, और फिर उसके बाद वो सबके चारों तरफ से रोकता है सैनिकों को, तो एक प्रकार का दुर्ग बना। आज के डेट में हम लोग बाउंड्री कहते हैं, आपका खेत है, जमीन है, घर है, तो उसको बाउंड्री लगा देते हैं, है ना, बाउंड्री लगा देते हैं ताकि अंदर कोई प्रवेश नहीं करे। बाउंड्री समझते हैं, 4 दीवारी, दीवारी समझते हैं नहीं, घेरौंदा, घेरौंदा समझते होंगे। साथ ही चौड़ी खाई खोद कर इसे पानी भर दिया जाता था, अब खाई खोद दिया, उसमें पानी भर दिया तालाब जैसा, अब उसको यूज कर रहा है लोग, है ना, काम करने में, अपने अपने काम में इसमें लगा लेते हैं पानी को।
तो ये हम लोग देखे यहाँ तक से पानी भर जाता है। यही कारण था कि प्राचीन नगर मुख्यतः पखरकोटा नगर कहलाते थे। पखरकोटा, पुराने नगरों को क्या कहा गया? पोखरा समझ लो, पोखरा, चारों तरफ से गड्ढा खोद जिसमें पानी डाल दिया, दिस इज कॉल्ड पोखरा। तो नगर को क्या कहेंगे? परकोटा नगर कहेंगे। परकोटा नगर समझती हो ना? पुराने नगर को क्या कहेंगे? परकोटा। किलों की दीवारें ऊंची व चौड़ी होती थी। किला की दीवार ऊंचा और चौड़ा नहीं होगा तो कोई आएगा ढा के चल जाएगा। अभी वर्तमान जैसा नहीं, अभी तो खाली दीवार घेर देता सब ऐसे ही, नाम ला 5 इंची का ऐसा ही। लेकिन पहले की दीवार मोटे मोटे बनते थे। मोटे मोटे इसलिए बनाया जाता था कि बाहर से कोई आक्रमण भी करेगा, बम मारेगा, बारूद मारेगा तो नहीं टूटेगा। देखे थे ना बहुत सारा मूवी में आप लोग देखे होंगे, एकदम दीवार को तोड़ते रहता है लेकिन नहीं टूटता। केसरी फिल्म में आप देखे होंगे, दुर्ग को तोड़ते रह जाता नहीं टूटता है। या फिर बाहुबली में भी आप लोग देखे होंगे, देखे थे ना? हाँ वो में देखते हैं ना उसमें, हाँ देखे होंगे आप समझदार है, समझदार है, समझदार। चलिए, तो इसमें स्थिति प्रवेश द्वार एगो दरवाजा भी होता था, बड़का एकदम दरवाजा। देखते हैं बहुत बड़ा दरवाजा, हमने जैसा नहीं, तन्नी को तो है भिटाई को, हाथी घुस जाएगा तो टूट जाएगा दीवाले में। इनमें हाथी घुसेगा जी? तो कुछ नहीं घुसेगा, कुत्ता भी नहीं घुसेगा। कुत्ता घुस जाएगा? पागल हो कहा? तब हम यहाँ है गला मारेंगे उसको। कुत्ता घर में गला घुसेगा जी? तो दरवाजे पहले क्या बनते थे? बड़े बड़े एकदम मोटे मोटे दरवाजे बनते थे कि ताकि टूटे नहीं। राजा महाराजा का दरवाजा देखते थे एकदम खुलता था, 5 गो 6 गो मिलके खुलता था सब। केसरी मूवी में दिखाया होगा दरवाजा के बारे में, देखते हो बड़का एकदम दरवाजा वैसे बनाए जाते। दुर्ग हो गया चारों तरफ से, सेफ्टी दीवार हो गया, और एगो बड़ा सा दरवाजा बना दीजिए एंट्री करने के लिए, उसको बंद कर दीजिए, है ना। प्रत्येक नगर को थाने या वार्डों में विभक्त किया गया था। थानों और वार्डों में प्रत्येक नगर से ना उसको विभक्त कर दिया, जिससे कैसे राज्य है, राज्य है तो उसको जिला जिला बांटा गया ना जी। बिहार में कई गो जिला है? बोलो कौन 38 बोला है? सही है, 38 आंसर होगा। बिहार में 38 जिला है, ठीक है। बिहार में 38 जिला है। कितने? नेपाल से कितना जिला लगा हुआ है? कौन कौन लगा हुआ है? बिहार का कौन कौन जिला नेपाल से सीमा बनाता है? जल्दी बताइए। बिहार से कौन कौन? किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गए। और उत्तर प्रदेश से 8 गो, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। उत्तर प्रदेश से कै गो? कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर हो गए। हाँ एक बार था, एक बार कौन था? हाँ नहीं, बिहार में है, बिहार में है, वो बॉर्डर सीमा बनाता है, ये बॉर्डर सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है। वार्ड में विभक्त किया, प्रत्येक नगर को किसमें विभक्त किया गया? थानों या वार्डों में। पुराने नगर को क्या कहा गया? परकोटा। देखो यहाँ लिखे परकोटा, विभक्त किया गया। वार्ड पुनः मोहल्ला में विभाजित हो गया। वार्ड क्या बोलते हैं? वार्ड जो था पहले, क्या हुआ? पहले क्या था? नगर था, नगर को थानों या वार्डों में बांट दिया, वार्ड को फिर किसमें? मोहल्ला में। नहीं बोलते हैं? हमारे मोहल्ला में आके देखियो टंगड़ी काट देंगे, है ना। क्या मुर्गा को हम लोग बोलते हैं, अब फिर टंगड़ी काट के फेंक देते हैं। आप उसके बाद मुर्गा को बोलते ला लाउड कढ़ाई में डाले इसको। मोहल्ला। वार्ड को किसमें बांट दिया? नगर को किसमें? वार्ड या थानों में, और वार्ड को मोहल्ला में। प्रशासनिक ढांचा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के लिए भिन्न था। प्रशासनिक ढांचा जो था ग्रामीण और नगर के लिए क्या था? अलग अलग था। आप लोग ना और दूर बैठिएगा, नहीं तो जल्दी आँख खराब हो जाएगा। फिर जैसे जाइएगा शादी ब्याह होगा, मालूम चलेगा किले दिक्कत हो जाएगा। तब गांवों में प्रशासन की पंचायत व्यवस्था का कार्य करती थी। हमारे खुदे खराब हो गया, हमको चश्मा लगाना होगा, उसके जैसा लग जाएगा। हमको भी कभी कभी नहीं दिखता, देखो दूर से वो लाइट जल रहा है कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा।
खाली अंदाज से हम देख रहे हैं ना कि वहां लाइट जल रहा। ना ना पागल हो क्या तुम? हम ना, हम बाल बच्चा हमारे शादीशुदा है पागल। पता है कि हम सिंगल है, हम शादीशुदा हैं। चलिए प्रशासनिक ढांचा क्या हम देखें यहाँ पे क्या था, अलग अलग था। चलिए यहाँ देखें, गांवों में प्रशासन व्यवस्था जो था, गांवों में प्रशासन की पंचायती व्यवस्था का कार्य करती थी। गांव में प्रशासन का काम कौन करता था? पंचायती व्यवस्था। सरपंच, आप लोग जानते हैं ना, सरपंच है ना, हाँ, कार्य करती थी। जबकि नगरों में थानेदार अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करते थे। थानेदार आप लोग जानते होंगे, थानेदार अपने नगर में अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करने का काम करता था। यह थानेदार कोतवाल या नगर मजिस्ट्रेट के अधीन रहकर कार्य करते थे। मजिस्ट्रेट आप लोग जानते होंगे, है ना, पास उस कीजिएगा बीपीएससी यूपीएससी ना, मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। बीपीएससी पास कीजिएगा तब बनिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। द मजिस्ट्रेट के अधीन रहकर ये कार्य करते थे। प्रत्येक मोहल्लों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व तो मोहल्लेदार या दरोगा का होता था। किसका होता था? दरोगा। दरोगा जानती हो ना? चलिए याद रखिएगा, प्रत्येक मोहल्ले का निरीक्षण कौन करता था? मोहल्लेदार, या उसी को क्या कहा गया? दरोगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए नगरों का देखभाल कौन करता था? थानेदार। और थानेदार किसके अधीन होता था? कोतवाल या मजिस्ट्रेट। मोहल्ले को कौन देखभाल करता था? दरोगा। वार्ड को किसमें बांटा गया? नगर को किसमें बांटा गया? वार्ड में। वार्ड को किसमें? मोहल्ला को देखभाल कौन करता था? दरोगा। समझ में आ रहा? क्या समझिए? बस यही वो समझ में कि सबसे खाली यही वो समझ में कि मोहल्ला के कौन देखता था। चलिए 18वीं शताब्दी में दिल्ली नगर 18 थानों और 600 मोहल्ले में विभक्त था। देखिए दिल्ली देख रहे हैं, 18 थानों में और किसमें? 600 मोहल्लों में विभक्त था। समझे? 600 मोहल्लों में यह विभक्त था। यहां तक समझ में आया कि नहीं? फोन। चलिए उपनिवेशिक नगरों की बात कर रहे थे। उपनिवेशिक नगरों की बात किया जा रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं उपनिवेशिक नगर क्या था। चलिए उपनिवेशिक नगर क्या पढ़े? उपनिवेशिक नगरीय केंद्र के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ लिए थे क्या? उपनिवेशिक नगर प्राचीन भारतीय नगरों से पूर्णतः भिन्न था। प्राचीन जो नगर था, प्राचीन जो नगर था वो भारतीय नगरों से क्या था? पूरी तरह से अलग था। अब उसी में पढ़ना रूपरेखा या विन्यास इसका कैसा हुआ करता था, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपनिवेशिक नगरों का निर्माण विस्तृत भू क्षेत्र पर किया जाता था। उपनिवेशिक नगर का निर्माण कहाँ किया जाता था? विस्तृत मतलब समझ रहे हैं, जहां पर बहुत जगह हो वहां पर इसका निर्माण किया जाता था, है ना। बहुत सारे जगहों में आज देखते हैं क्या होता है, आज भी इंडस्ट्री का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैसे जगहों पर किया जा रहा है जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, ताकि पॉल्यूशन ज्यादा नहीं फैले, इसलिए उधर भाग गया। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ सकता है। अब पॉसिबल है इंडस्ट्री लगाना, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा, उसमें से बहुत सारा जहरीली गैस निकलेगा, मालूम चलेगा कि कहानी खत्म, एक आध हो गया, एक आध दो का बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। ऐसे ही पटना बहुत डेंजर जोन में आ रहा है आजकल। देख रहे कितना पॉपुलेशन हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है। पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों हो गया है, जनसंख्या भी बढ़ गया, प्रदूषण भी बढ़ गया, तरह तरह की बीमारियां हम सबको हो जाती है। बीमारी नहीं हो गया है, आप ठीक हैं? नहीं, कोई फिट नहीं है, हम खुद नहीं है, आप भी नहीं है, कुछ ना कुछ बीमारी है। देखो उसके ऊपर आज समझ में नहीं आ रहा, वो भी एक बीमारी है। ये बेचारा का छोटका का आंख खराब है, ये भी बीमारी है। वह उधर बैठी है, देखो उसको, सबको कुछ ना कुछ। देखो हम लोग क्या है ना कि बहुत सारा रसायन का, बहुत सारा केमिकल का यूज करते हैं, जिसके कारण से हम लोग के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है ना।
तो इसका उपनिवेशिक नगरों का निर्माण कहाँ होता था? विस्तृत भू क्षेत्र में होता था, जहां पर मतलब बहुत ज्यादा जमीन हो वहां पर। ये नगर नदियों और अन्य जल स्रोतों के समीप स्थित होता था। जितने भी नगर बसाए गए ना, वो सब नदियों के स्रोत पर ही बसाए। नदी के किनारे हो या जल का स्रोत हो, वैसे जगहों पर इन सभी को बसाया गया। देख रहे पटना किस नदी के संगम पे है? और गंगा सोन है ना जी, गंगा के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। पटना को इसलिए बसाया गया था उदयन के द्वारा कि यहाँ पर एक तो आप इधर से आक्रमण कोई नहीं कर सकता है, गंगा के ऊपर से कौन आक्रमण करेगा जी? आप पानी में घुस के आक्रमण करने आ रहे हैं, इधर से हम खड़ा है लेके, आप पानी में घुस के आ रहे हैं आप मारने के लिए हमको, हम किनारे एक ईंटा मारेंगे डूब जाइएगा उसी में, है कि नहीं? तो कोई आ सकता है नहीं। और उधर से सोन है और ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? नेपाल है। अब एक ही क्षेत्र यूपी वाला ना बच गया, तब बचेगा कहाँ? वहां सैनिक खड़ा रहो, इसलिए इसको बसाया गया था। समझ कि नहीं? तो बहुत सारे नगर जल के समीप बसाए जाते थे, क्योंकि जल नदी के समीप बसाया जाता था, क्योंकि नदियों की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ये पटना का मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन नगर बस गया तो अब कहाँ उपजाओगे? दीवाल पे उपजाओगे? प्याज उपजाना रहेगा दीवाल पे उपजेगा, तब कैसे लगाओगे? टूट जाएगा, मालूम चलेगा, चढ़ के काटोगे कैसे? देख रही है, अरे लगेगा वो देख रहे हैं, नहीं लगेगा। चलिए, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष के कतार लगाए जाते थे। सड़क बना दिया गया, उसके इधर भी वृक्ष और इधर भी वृक्ष इसलिए लगाए गए ताकि जितने भी प्रदूषण होगा उस सब को अवशोषित कर ले। धूल मिट्टी जो भी उड़ेगा वो पेड़ उसको रोक ले। अब पेड़ ना और भी बहुत सारे तरीके इसलिए लगाए जाते हैं ना, ताकि साउंड उनको भी वो ऑब्जर्व करे। ग्रीन मोफलर इसी से संबंधित है। तो रोड के किनारे क्या किया जाता है? पेड़ लगा दिया जाता है, ताकि साउंड जो आएगा ना, गाड़ी का हॉर्न का जो आएगा साउंड, उसको पेड़ ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए लगाए जाते थे, प्रदूषण को रोकने के लिए। अब प्रदूषण नहीं रहेगा तो तरह तरह की बीमारी होगा जी, कड़ी होगा नहीं ना होगा, नहीं होगा। कतार लगाए जाते थे। इन नगरों में सार्वजनिक मार्ग और बाजार भी व्यवस्थित किया जाता था। पेड़ आप देखिए, कोई रास्ता एकदम बहुत अच्छा है, किनारे किनारे पेड़ है, तो आप उसको देखिएगा भी तो बहुत अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगता है। किनारे किनारे यहाँ पर बाजार भी लगा दिए गए। मरीन ड्राइव देखें, एकदम रोड है, किनारे किनारे बहुत सारा पेड़ भी लगाया जा रहा है। अभी तो नया ना रोड है जी, धीरे धीरे विकसित होने में, आने वाला समय में देखिएगा पूरा जंगल टाइप से हो जाएगा। तब वहां जंगल में सब रहेगा, सब आ जाएगा चाउमीन बेचे, मालूम चल उधर से निकल के सियार कहा पहले तोरे खे बोला बाजार व्यवस्थित किए गए। इन नगरों की कुछ विशिष्ट संरचनाएं सभी उपनिवेशिक नगरों के समान रूप से निर्मित किए गए। क्या फोन रहेगा? फोन हिले नहीं तो आएगा कहां से? हाँ सही बात है, वही हम बोल रहे। चलिए समझ में आ रहा ना? प्रत्येक उपनिवेशिक नगर में एक चर्च और एक शव स्थल अनिवार्य रूप से बनाया जाता था। प्रेयर करने के लिए चर्च, और मरेगा तो दफनाया जाएगा। भाई मरेगा तो कहाँ रखेगा? लेकिन प्राचीन काल में पता है, आप बुर्जा होम का नाम सुने? श्रीनगर में एक है, गढ़ आवास में वो लोग रहता था। तो पता है वो मतलब जहां मरता था ना वहीं दफना जाता, मतलब घर में ही दफना दिया जाता था। घर में ही कोई मर गया बस उसको वहीं पे दफना दिया था, घरे में। हाँ हाँ, घर में, घर के नीचे दफना जाता था, खोद खांद के ऐसे। मतलब व्यक्ति के घर में ही दफना जाता था, कहीं मरे वो घर में लाके दफना जाता था। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। पता नहीं, डर के लगता, हम तो नहीं जानते, ठीक ना। और मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, इसका भी साक्ष्य मिला है। कुत्ता होता था ना, तो मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है। अधिकांश नगरों में क्लब, ये क्या चीज लिखा है जी? ये कुछ होता है, म्यूजियम है का? रेस कोर्स, गोल्फ कोर्स ये बनाया जाता था। अंग्रेजवन सब खाली कोर्स ऐसे नहीं खेलता था, गोल्फ खेलता था। इसीलिए देखे नहीं, पटना लोन नाम था इसका। गांधी मैदान का नाम पटना लोन हुआ करता था, गोल्फ खेलता था सब।
गोल्फ आप लोग खेले हैं कि नहीं कभी? काज नहीं, हम तो जन्म नहीं करते, कैसा होता? हॉकी जैसा होता वही कहा? हाँ वही ना। हाँ हाँ, अरे हम खेले हैं, हमारा सब आता है, हम तो बता रहे थे कि तुम लोग को मालूम है कि नहीं। निवास स्थान के रूप में बड़े बड़े बंगलों का निर्माण किया गया, बड़ा बड़ा बंगला। आप लोगों को भी सपना है ना बंगला बनाने का? बड़का एकदम घर बनाइएगा। बंगलों में बगीचे और नौकरों के कमरे का निर्माण भी किया जाता था। सरकारी कार्यालय, बाजारों और घंटा घरों का भी निर्माण किया जाता था। घंटा घर, घंटी बजाने के लिए टाइम इतना हो गया जी, है ना, टन 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 बजता था। इससे मालूम चल गया कि ऐसी टाइमिंग भी पता चल जाता था, और सबको इकट्ठा होना है तो सब आ भी जाते थे आवाज सुनकर। पहले प्राचीन काल में नहीं देखते थे आदि मानव लोगों को, आदिवासी जो लोग होते थे वो डमरू उमरू बजा के सबके गांव लोगों को इकट्ठा करते थे, कोई मीटिंग वूटिंग होता था तो उसी प्रकार से सब निर्माण किया, बड़े बड़े बंगलों का निर्माण किया गया। बड़े बड़े बंगले में नौकरों को बहुत सारे कमरे दिए गए उसमें रहने के लिए, फिर उसमें बहुत सारे कमरे भी बनाए गए और बगीचे का भी निर्माण किया गया। कितना अच्छा लगता होगा ना, एकदम चारों तरफ से एकदम बंगला, मतलब बड़का बंगला है, एकदम आम का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का, एकदम जामुन का, ये सब का एकदम पेड़ है, ढेर सारा रहे, और उसमें आप लोग रहिए, कितना मजा आएगा ना। आप सबका कभी होगा ना तो हम आएंगे ना तो हमको कुछ कुछ दे दीजिएगा, अपने बाल बच्चा को खिलाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं ना लगेगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझे कि नहीं। कार्यालय भी बनाएगा, ऑफिस ऑफिस, इन नगरों में विशिष्ट पहचान दिलाता था, ये बताता था कि ये महत्वपूर्ण नगर है या फिर डेवलप वाले नगर हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र सैनिकों के लिए आरक्षित था, मतलब सैनिकों वैसा क्षेत्र, कंटेनमेंट का मतलब क्या था, वैसा क्षेत्र जो सैनिक के लिए हो, जैसे दानापुर छावनी गए हैं आप लोग, दानापुर गए हैं ना, हाँ तो उधर देखिएगा सैनिक लोग का क्या होता है, वो एरिया स्टार्ट हो जाता है, आप धीरे धीरे वहां पे हर चीज लिखा रहता है, 20 किलोमीटर या जितना किलोमीटर इतने हिसाब से आपको जाना है। ज्यादा तेज जाइएगा तो उधर कर रहा है, इधर मारेगा नहीं आपको। हमारे सैनिक भाई मारते उड़ते नहीं है, वो कहते हैं कि बस 100 बार अब उठक बैठक करो, कहते क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं, अरे वो पुशअप नहीं होता है, वो मारते रहो, उठक बैठे 1000 बार करवा दे करो, ये सब दंड है। सही बात है, जो आलतू फालतू जैसे गाड़ी चलाएगा तो उसको ऐसा ही मिलना चाहिए, एकदम पराजित कर, ऐसा ही ऐसा दंड मिलना चाहिए, मारी उड़ी कुछ नहीं, एकदम खड़ा रहिए, 1000 बार करो, उठक बैठक करो, हालत है खराब हो जाएगा क्या जी। आओ नहीं तो उस पे से क्या करो, खुदे भी बढ़ जाओ, लो अब करो उठक बैठक। क्या ऐसे ऐसे लोग को ऐसे, तो ये आप समझे कि नहीं कुछ क्षेत्र को। उसके बाद कौन सा देखिए, ये चलिए समझ में आ रहा ना। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये नगर पालिका क्या, ये है क्या, चलिए कालो और गोरो, ये कुछ लिख दिया जी, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट, कालो गोरे के बीच पृथक नगर। अब देखिए समझिए, स्थानीय निवासियों से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से अंग्रेजों अपने पुराने शहरों से दूर ही बसाते थे। इस प्रकार के नगर व्हाइट टाउन कहलाता था, जबकि पुराने नगर को ब्लैक टाउन कहा जाता था। देखो स्थानीय जो भारत के जो लोग हैं ना, उससे अपने दूरी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों सब दूर जाके बसता था या दूसरे को बसाता था, और जहां अंग्रेज सब रहता था उसको व्हाइट टाउन कहा जाता था, जहां हम सब रहते थे उसको ब्लैक टाउन कहा जाता था। बताओ कितना खराब लगता होगा जो लिखा होगा आपका, वेलकम टू ब्लैक टाउन, हाथ तेरे क्या, कितना दिक्कत है क्या। बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं क्या। ये लाइट बंद कर देंगे ना तो हम भी एकदम काले ही दिखेंगे। हम जन्म से ने बहुत काले थे, हम गिर गए थे आग में, पक गए थे, फिर हमको सब कलुआ बोलता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम जितने भारतीय हैं ना सब काले हैं, गोरे नहीं हैं। गोरे अंग्रेजों को कहा गया है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं हम गोरे हैं काले, अरे नहीं, हम भारतीय सब जितने भी ये काले हैं। अंग्रेज को गोरा कहा गया है,
अंग्रेजों सब गोरा नहीं, ठंडा प्रदेश में तो रहता है, हमने से इक्वेटर के पास रहते हैं इसलिए। और सबसे ज्यादा काले कहाँ होता है? इक्वेटर वाला क्षेत्र पर, जैसे अफ्रीका वाला क्षेत्र में, वहां देखिएगा पूरा ब्लैक रहता है सब, मंगराइल की तरह, क्योंकि वहां इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर देखिए, कोई भी क्षेत्र से गुजरेगा, इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी 90 डिग्री पर पड़ता है, लंबवत पड़ता है, और लंबवत पड़ेगा तो डायरेक्टली रोशनी आपके ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण से स्किन क्या होता है? खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी इक्वेटर के करीब है, इसलिए सब भारतीय काले हैं। जैसे जैसे गर्म ठंडे वाले क्षेत्र में बढ़ जाए वैसे वैसे गोरा हो जाएगा। जैसे दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं, हीरोइन को छोड़ के बाकी सब देखिए गुंडा उंडा, एकदम मेरे जैसा दिखेगा, देखे गुंडा सब एकदम ब्लैक। हीरोइनिया सब पता ना कैसे, लाइट बंद कर देंगे तो वैसे लगे, किसी को बताना नहीं। लाइट है, लाइट कहाँ जा रहा है? एक वो तो बॉले जल रहा है। चलिए यहाँ देखे, इसको नस्ल भेदभाव के नाम से जाना गया। नस्ल भेदभाव हुआ कि नहीं? गोरों कालों में भेद को सबसे पहले गांधी जी कहाँ खत्म किए थे? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, है ना? क्योंकि गांधी जी भी बहुत काले थे, उनको तो उठा के फेंक दिया गया था 93 से, घुटना में चोट लग गया था, केस कर दिए थे, और उसके बाद जीत भी गए थे। ऐसा गांधी जी से होना चाहिए। चलिए, तो ब्रिटिश नस्लीय भेदभाव के पुजारी थे। अब बताओ भेदभाव हुआ कि नहीं गोरे कालों का? वहां जानते हो ट्रेनों में लिखा रहता था डॉग एंड ब्लैक नॉट अलाउड। हाँ, कुत्ते और काले आदमी नहीं आ सकते ट्रेन में, ऐसा लिखा रहता था। बताओ बताए, ये सब गलत बात है कि नहीं? तब अब आएगा तो बोलेंगे आओ। इसीलिए बिहार में आता है ना अंग्रेजवन सब, तो उसको ठग लेता है। हमने सब जाएगा समोसा का 5 रुपए, उसको कहेगा 100 रुपये। ठग लेता है सब। क्या जी बिहार में डरे नहीं, बिहार में अंग्रेज सब नहीं आता, या टूरिज्म जो आता है, जो हम लोग का भाषा नहीं जानता है, तो वो सब नहीं आता है, जानबूझ के नहीं आता, सब जानता है। कोई भी चीज ना यहाँ पे ना महंगा 100 गुना महंगा करके बेचता है सब, जानता है तू हमारा साथ बहुत अत्याचार किया है। 1 रुपये का लेमचूस रहेगा, उसमें बताए ये ना बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब इंग्लिश में बोलेगा, हमारा थोड़ी आता है इंग्लिश, है ना? बहुत दिस इज अमेजिंग, खाने के बाद फूल जाइएगा, रसगुल्ला हो जाएगा, ऐसे करके 1 रुपया में आपको देगा। लेकिन अंग्रेजवन सबको क्या कहेगा? 100 रुपया, ओनली फॉर 100 रुपीज, यू टेक इट, है ना? क्लब, गोल्फ कोर्स आदि के निर्माण केवल अंग्रेज के लिए किए गए थे, भारतीयों के लिए नहीं। ये सब था, ये सब किसके लिए था? सब अंग्रेजों के लिए। गोल्फ हो गया या फिर क्लब हो गया, क्लब जानते ना? क्लब, हाँ, आई एम अ डिस्को डांसर, डिशम डिशम। उसमें तो अंग्रेज अपने मतलब दारू उरू पीते थे, या घूमने उमने जो भी मतलब डांस फांस होता, क्लब, तो ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। गोल्फ कोर्स सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, भारतीयों के लिए नहीं था। यहां तक समझ में आया? आप लोग आ गया ना? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है? चलिए।